माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्नद्रष्टा का आज पुण्यतिथि है। मैं सदन की ओर से उन्हें नमन करता हूँ। प्रश्नकाल। श्रीमती कविता प्राण लहरे नहीं आई। श्री ललित चंद्राकर, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री गुरु खुशवंत साहेब। बात है अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से लोग नहीं आए। न प्रश्न करने वाले दिख रहे हैं, न उत्तर देने वाले मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। मंत्री तो हैं। अच्छा, आप दे रहे हैं? आओ, पंचायत का मैं प्रश्न क्रमांक 410 में मैंने उद्योग मंत्री से सवाल पूछा था, जिसका जवाब आया है। मैं इसी में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मेरे विधानसभा आरंग क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृत भूखंड में उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। भूमि आवंटन के पश्चात कितने समय सीमा में उद्योग का स्थापना किया जाना होता है? समय सीमा के पश्चात उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है तो संबंधित के ऊपर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने प्रकरणों पर कार्यवाही किया गया है? कुल कितने राशि का उद्योग की स्थापना हेतु दी गई जमीन को विभाग द्वारा वापस किया गया है? क्या उद्योग की स्थापना हेतु हेल्थ सेफ्टी किस प्रकार की अनुमति होती है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए जो जमीन दो दिया जाता है और उसका समय सीमा सूक्ष्म उद्योग के लिए 2 साल, जो 25 लाख तक के कम के संयंत्र होते हैं, लघु उद्योग के लिए 3 साल, जो 5 करोड़ तक के मशीनरी निवेश होते हैं, मध्यम उद्योग के लिए 4 साल का समय सीमा रहता है 10 करोड़ तक के मशीनरी निवेश के लिए, बृहद उद्योग के लिए 5 साल की 10 करोड़ से 100 करोड़, मेगा उद्योग के लिए 6 साल से 6 साल 100 करोड़ से 1000 करोड़, अल्ट्रा मेगा 7 साल तक की अवधि जमीन की रहती है। अगर उस अवधि में वो काम प्रारंभ नहीं करते हैं तो जमीन की वापसी की कार्यवाही किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उद्योगों के स्थापना में नियोजित कर्मचारियों या मजदूरों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हाँ, तो किस स्तर के अधिकारियों द्वारा कराया जाता है? इंस्पेक्टर के द्वारा निरीक्षण की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर जीएम स्तर के भी अधिकारी वहां पर निरीक्षण के लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो उद्योग हैं जिसमें स्थानीय लोगों को नौकरी देने का जो नियम है उसके अनुसार मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें जवाब आया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि लेकिन उसमें भिन्नता मुझे दिखाई देती है कि मेरे जैसे विधानसभा है, विधानसभा आरंग में सूर्या फिट्स प्राइवेट लिमिटेड गोढ़ी मंदिर रसौद विकासखंड आरंग जिला छत्तीसगढ़ के शासन द्वारा बताई गई मजदूरों की संख्या 22 है, जो कि वर्तमान में कार्यरत मजदूरों की संख्या 40 पाया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं, इसमें सभी मजदूरों का ईपीएफ जीपीएफ काटा जाता है कि उनको इसमें वंचित किया जाता है, कि उनको शासन की जो सुविधाएं जो देनी होती है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग विभाग का नियम है उसके तहत पूरा उनको जो जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो देते हैं, और कहीं पर कोई कमी बेसी पाया जाएगा तो माननीय सदस्य बताएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। मेरी जानकारी में आरंग विधानसभा में ऐसी कुछ जगह हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से दे दूंगा, थोड़ा कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। ठीक है। डॉक्टर चरणदास महंत के स्थान में राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 31 दिसंबर 2018 की स्थिति में पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या
1781 थी और 31 दिसंबर 2023 में 5006। पिछले कार्यकाल में पिछले सरकार के कार्यकाल में पंजीकृत संस्थानों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई है और निर्माण श्रमिकों की संख्या में 7,02,882 की वृद्धि होकर 23,96,159 हो गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि पंजीकृत संस्थानों में से कितने संस्थानों पर उपकर उद्ग्रहित किए गए हैं और कितने पर अब तक नहीं किए गए हैं, और क्या जिन संस्थानों पर उपकर उद्ग्रहित नहीं किए गए हैं उन पर कब तक कर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा लगातार काम किया जाता है और इसके कारण से संख्या भी बढ़ा और लगातार कार्रवाई भी होती है, और जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं जो नहीं हो पाया है उसको जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि कितने संस्थानों पर अभी तक उपकर उद्ग्रहित नहीं किए गए हैं? क्या उनका कोई डेटा है और कितने पर नहीं किए गए हैं और कब तक हो जाएंगे? वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उपकर का, वो इससे प्रश्न से उद्भूत नहीं होता है। चलिए, ये प्रश्न होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर पंजीकृत संस्थानों की संख्या पूछी गई है जो कि इस जवाब में दी गई है, तो हमें इसी प्रश्न में ये पूछना चाह रहा हूँ कि और ऐसे कितने संस्थान हैं जिन पर ये उपकर जो हैं वो उद्ग्रहित नहीं किए गए हैं? ये इसी जवाब में आया है। एक बार और बोलिए, तो एक बार और बोलिए ना, थोड़ा आवाज़ नहीं आया, एक बार और बोलिए जी। ऐसे कितने संस्थान हैं जिस पर उपकर उद्ग्रहित किए गए हैं और ऐसे कितने हैं जिन पर नहीं किए गए हैं, और जिन पर नहीं किए गए हैं वो कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी निरीक्षण की संख्या 300 है, जिसमें नोजन की अभियोजन जानकारी उपलब्ध करा देंगे जो अभी उपलब्ध नहीं है आपके पास। ठीक, आपको जानकारी दे दें। श्रीमती भावना वोरा के स्थान में सुशांत शुक्ला जी। अरे सॉरी, भावना वोरा। आदरणीय सभापति, अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल है, मैं सीधे सवाल भी आना चाहूँगी। विषय क्योंकि जो जानकारी थी इसमें वो बताया गया है कि ऐसा कोई मद नहीं आया है, CSR से संबंधित कोई फंड नहीं आया है। तो वहीं पूछना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत जो फंड आते हैं या जो काम किए जाते हैं जिले में CSR के अंतर्गत, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है CSR फंड का? माननीय अध्यक्ष महोदय, CRS मद का जो पहले राज्य शासन में आता था और उसको भारत शासन ने अभी बंद कर दिया है, सीधा कंपनी के द्वारा वहाँ के क्षेत्र के निवासियों मांग के अनुसार वो काम करते हैं। हम लोगों के पास CRS का फंड नहीं आता, हम लोग का अधिकार भी नहीं है उसमें। ये जो CSR फंड है इसकी क्योंकि वैलिडिटी होती है कि इस डेट से इस डेट तक कि अगर जो फंड आ रहा है आपको उसको खर्च करना है, या फंड आने की जो प्रक्रिया है वो क्या है वो प्रक्रिया? मैंने बताया ना कि भारत सरकार के अधीन होता है और भारत सरकार ने के निर्देश पर कंपनी अधिनियम में संशोधन कर दिया है और उसके तहत हम लोग के पास CRS नहीं आता। पहले कलेक्टर के पास हो जाता था, अब वो बंद कर दिया गया है। तो इसको आपको प्रश्न करना है तो भारत सरकार से आप पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के अधिकार क्षेत्र में CRS का नहीं है। सर, भारत सरकार तक पहुंचने का माध्यम भी आप ही हैं, तो आप ही से प्रकाश डालने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जो संशोधन है वो क्या संशोधन है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। तो अगर आप सदन के माध्यम से मुझे अवगत करा पाएँ तो बेहतर होगा। बताएं ना अध्यक्ष महोदय कि अब हम लोग को अधिकार खत्म कर दिया है, तो अब उसका जवाब तो मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम लोग के पास उसका अधिकार है ही नहीं है। चलिए ठीक है। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इससे जुड़ा एक सवाल था। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे क्षेत्र में है
कि CSR मद को ये जो औद्योगिक घराने हैं, जो औद्योगिक उद्योग हैं, ये ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों में ये CSR मद का पैसा खर्च नहीं करते हैं, दूसरी जगहों पर खर्चा करते हैं या फिर उसमें गड़बड़ करते हैं। उस पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है अगर वो ठीक तरीके से CSR मद को खर्च नहीं कर रहे हैं उद्योगों पर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब CRS मद का खर्चा करने का अपने को अधिकार ही नहीं दिया गया है, भारत सरकार को अधीन है, तो हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? तो माननीय यानी निरंकुश रहेंगे माननीय मंत्री जी? उन पे कोई अंकुश राज्य शासन नहीं लगा पाएगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि श्रीमती भावना वोरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया, 2021 में इसको बंद कर दिया गया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ थी कुछ और उसके कारण से फैसला लिया गया। अब भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि CSR मद जैसे पहले संचालित होती थी और राज्य सरकार और कलेक्टर के माध्यम से उसे निगरानी किया जाता था, जैसे कि माननीय अनु शर्मा जी ने कहा कि वो CSR मद का खर्चा बता देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में उसका खर्च होता नहीं है। तो क्या भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि CSR मद जैसे पहले संचालित होता था उसी प्रकार से संचालित हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं भारत सरकार का जो निर्देश है। नहीं, वो दूसरा प्रश्न है। इनका कहना है कि क्या आप आग्रह करेंगे कि जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिया था पूर्ववत उसको क्या जारी रखेंगे? क्या ऐसा कोई पत्र आप केंद्र सरकार को लिखने वाले हैं या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न है? हाँ या नहीं में बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे कि हम बस लोग ठीक अधिकार है, दें। ठीक है। अजय चंद्राकर। CSR मद में सर, अगर फैक्ट्री वाला या जो भी उद्योगपति है अगर कोई पैसा देगा तो उसकी कार्य एजेंसी कौन रहेगा? वो उद्योगपति रहेगा कि कलेक्टर रहेगा? नहीं है, तो इसीलिए मैं कहा कि तो भारत सरकार से तो अनुरोध करके फिर से मंत्री जो जी पुरानी से- व्यवस्था है वो लागू कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल पूछा था उसका मैंने सवाल का जवाब पूछा था, उसमें इतनी अनियमितताएं दिख रही हैं जो जवाब आया आप उसमें। बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं। मैं मंत्री जी आपसे सिर्फ ये विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अब पहले कलेक्टर को आता था, अब वो बंद कर दिए हैं बोल रहे हैं आप, तो वो पैसा कैसे देता है, किससे पूछ के देता है और कौन एजेंसी से काम होता है? ये अगर जानकारी हो तो बताइएगा, ताकि वैसे ही फिर मिलेंगे हम लोग कि हमारे गांव में कौन सा काम कौन करेगा, पूछ के बताना पड़ेगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे अपने को अधिकार नहीं है और उसको अधिकार कंपनी को ही दे दिया गया है कि वह उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी बातचीत करके अपने काम कराते हैं, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। बाकी हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम निश्चित तौर पर भारत सरकार को पत्राचार करेंगे कि वो अधिकार अपने को दे, तो काम हो सकता बस है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, अगर हमारे क्षेत्र में कोई कंपनी है और अगर उस पर न राज्य सरकार का अधिकार है, ना वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का अधिकार है, ना कलेक्टर का अधिकार है, तो फिर उस पर अधिकार किसका है? मुझे बताने का आप कष्ट करेंगे। जैसे आपने भी बोला कि उस पर हमारा अधिकार नहीं है उस कंपनी पे, तो उस कंपनी में किसका अधिकार है? क्या हमको कहीं अप्रोच करना है तो हम डायरेक्ट भारत सरकार के पास तो जा नहीं सकते, हमको एक चैनल के थ्रू ही आना पड़ेगा, तो उस पर अधिकार किसका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि भारत सरकार के अधिकार है। अब उस अधिनियम में संशोधन भारत सरकार ने किया है, तो उसके लिए हम मांग करेंगे भारत सरकार को अधिकार अपने को दो, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि अपने मन मुताबिक काम करा सकें। कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों में और साथ ही जनपद RES को जो राशि कंटिजेंसी के माध्यम से प्राप्त होती है, ये जो मिसलेनियस खर्च के नाम से जिसको कटौती किया जाता है, मैंने प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से, उनका जवाब भी आया। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि जो राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और RES को प्राप्त होता है, उसका उपयोग किस मद में किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कंटिजेंसी मद के संदर्भ में पूछा है, तो कंटिजेंसी मद चूँकि
सभी कामों में उसको कंटिजेंसी नहीं काटा जाता है, कुछ कामों में काटा जाता है और उसमें 2% जो राशि है उसमें 1% ग्राम पंचायत को और 1% में से आधा जनपद पंचायत को और आधा प्रतिशत जो निर्माण एजेंसी है आरईएस को मिलता है। और ग्राम पंचायत हो या जनपद या आरईएस, ये राशि बहुत कम होता है। जनरली जैसे लेआउट करना है तो चूना खरीदना है, रस्सी खरीदना है, धागा खरीदना है, खीला गाड़ना है, तो इस प्रकार के कामों में इसका उपयोग किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि पंचायतों को, आरईएस को और जनपद को मिलता है, उसमें एक शिकायत आई है कि बिल वाउचर लगाकर उस राशि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके माध्यम से जनपद के अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि राशि का खर्च का ऑडिट किया गया है और किया गया है तो कब, ये बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया राशि बहुत कम ही रहती है। जैसे बालोद एक विकासखंड है, उसको कंटिजेंसी मद का मात्र 30,000 रुपये प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम राशि है। फिर भी नियमानुसार उसमें ऑडिट तो सभी में होते ही है, साल भर में जनपद के सभी कार्यों में। अगर कोई स्पेसिफिक कहीं भ्रष्टाचार उसमें हुआ है तो आप बताइए, उसकी जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कंटिजेंसी में जिला खनिज न्यास के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, आरईएस को राशि दी जाती थी। अभी विगत साल भर से ये राशि नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उस राशि का उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है और किस काम में किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गौड़ खनिज की जो राशि है उसमें कंटिजेंसी नहीं काटी जाती है, तो उसका सवाल ही नहीं उठता है कहाँ उपयोग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कट रहा था, लेकिन वर्तमान में क्यों कट नहीं रहा है? मेरा प्रश्न ये स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है, अब क्यों नहीं कट रहा है? और यदि नहीं कट रहा है तो जिला स्तर पे वो राशि जमा हो रही है, तो उसका उपयोग किस काम में हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके तहत मनरेगा, गौड़ खनिज, एसबीएम, मूलभूत, प्रधानमंत्री आवास, ऐसी योजनाओं को जो केंद्र प्रवर्तित या केंद्र के रिलेटेड हैं, ऐसे योजनाओं को जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, इन सब में कंटिजेंसी काटने का प्रावधान नहीं है। निधि में नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे स्पेसिफिक प्रश्न ये किया है कि डीएमएफ से जो कटता था वो राशि यदि कटा हुआ है तो जनपद, आरईएस और ग्राम पंचायत को तो नहीं मिला है, तो जो राशि जो कटे हुए हैं जो जिला में है, उस राशि का उपयोग किस मद में हुआ, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं कि गौड़ खनिज मद की राशि कंटिजेंसी नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो मुझे बताइए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कटता है महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कटती है राशि, जनपदों को आता था लेकिन इस साल नहीं आया है। मैं इसी बारे में जानना चाह रहा हूँ, वो राशि कटी है तो वो उस राशि का उपयोग कहाँ है और वो राशि कहाँ जमा है, बस ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गौड़ खनिज का उत्तर दे रहे हैं, ये डीएमएफ का बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और उसमें कटता है 2%, वो फिर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे आता है, तो वो राशि ये वितरित नहीं हुआ है ब्लॉकों में, ये प्रश्न है। तो डीएमएफ की राशि डीएमएफ में कटता है कि नहीं कटता? पहली बात, आप मेजर मिनरल और माइनर मिनरल दोनों को मिला के पूछा, आप केवल माइनर मिनरल की बात कर रहे हैं, तो ये डीएमएफ फंड की पूछ रहे हैं, उसमें कटता है कि नहीं कटता, और कटता तो राशि क्यों नहीं जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ में 2000 डीएमएफ की जानकारी नहीं आई है अध्यक्ष महोदय, और उसको मैं जानकारी लेकर जी मैं वही जानकारी, क्योंकि उसकी जानकारी लेकर मैं आपको लेके नहीं आते नहीं, मैं गौड़ खनिज का उसमें मैंने बताया उत्तर है, लेकिन ये गंभीर मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर है इसलिए बोल रहे हैं, जानकारी मैं उसकी डीएमएफ की जानकारी लेकर दे देता हूं। ठीक,
उसमें नहीं, चर्चा की बात नहीं है। उसमें डीएमएफ में चूंकि ये भी खनिज से संबंधित है और ये डीएमएफ का निर्माण एजेंसी कि इसमें कंटिजेंसी का प्रावधान नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। अगर है तो आप बताइए। चलिए ठीक है जी। सुशांत शुक्ला। ठीक ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर बोलने के लिए, अवसर देने के लिए। आज मेरा भी प्रश्न सीएसआर से संबंधित है। प्रश्न लिखित में मेरे को जवाब आया है, परंतु कुछ व्यवहारिक लेकुना है उसमें। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सीएसआर मद से राशि व्यय करने हेतु अप्रैल माह के प्रतिवर्ष राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और जिला निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक होना आवश्यक है। ये मैं नहीं कहता, 2002 और 2022 का राज्य सरकार का सर्कुलर कहता है। किन किन जनप्रतिनिधियों को वहां पर प्रश्नांकित करते हुए उनको समायोजित, उनके मांग को समायोजित करने का प्रावधान भी उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है। परंतु पिछली सरकार में या उससे पूर्ववर्ती सरकार में कभी कलेक्टरों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर सीएसआर संबंधी विषयों पर उनसे मांग नहीं मांगी। मैं इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब चाहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उत्तर में मैंने कहा सीआरएस का हमको अधिकार नहीं है। अब उसको हम भारत सरकार को निवेदन करेंगे कि अपने अधिकार दें। प्रश्न वही है जो पहले मैंने उत्तर दिया है। अब उसका अधिकार हमारे पास नहीं है तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता पूरा। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं के जवाब में भावना बोहरा जी के परिशिष्ट 3 पर स्पष्ट उल्लेख है और तारीख है पत्र का 22 मार्च 2022। मनोज पिंगुआ जी के द्वारा हस्ताक्षरित जवाब है और जिसमें लिखा गया है कि राज्य प्रोत्साहन बोर्ड और जिला प्रोत्साहन निवेश बोर्ड जो है उसमें कंडिका 2 के अधीन 3 में प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सीएसआर कार्य हेतु कार्य योजना बनाई जाए। इस हेतु जिलों में कार्यरत कंपनियों के प्रतिनिधि सभी संबंधित हित साधकों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर वित्तीय वर्ष हेतु एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें सीएसआर मद में प्राप्त होने वाली राशि और प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाना होना सुनिश्चित करें। यह पत्र कह रहा है आप ही की सरकार का और अधिकारी द्वारा जारी किया गया और वो भी 2022 में। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी 2021 में भारत सरकार ने सीएसआर को संशोधन किया है और उसके बाद में अब जो बता रहे हैं माननीय जी, उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। हमारे उत्तर में वो नहीं दिया गया है। अब मैंने पहले बताया था और उक्त पत्र राज्य सरकार सीआरएस की राशि प्राप्त होने पर निवेश बोर्ड का हम लोग को अगर वो कंपनी पैसा देगा तब हमारे बोर्ड के माध्यम से उसको करेंगे, नहीं तो कंपनी को ही अधिकार दे दिया गया है कि आप उसको काम कर सकते हैं। वैसे उससे अच्छा के जनप्रतिनिधि बातचीत करके बहुत सारे काम कराते हैं। हम लोग भी महापौर थे, पार्षद थे तो अधिकारियों से निवेदन करके काम कराते थे या कंपनी से बातचीत करके कराते हैं। आज भी करते हैं कंपनी से बातचीत, तो उस तरह से कराया जा सकता है। बाकी जो नियम है उसको मांग जरूर हम भारत सरकार से करेंगे ताकि हमको उसका अधिकार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002 के परिपत्र में कलेक्टर को संबंधित जिला निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष माना गया है। वैसे ही राज्य में प्रमुख सचिव को मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं और वो एक कह रहे हैं कि 22 जनवरी मेरे पास 22 मार्च 2022 का पत्र मेरे पास इसी परिशिष्ट में पूर्ववर्ती सदस्य के जवाब के रूप में सरकार ने प्रस्तुत किया है। और मेरी आपत्ति इस बात पर है कि एक पत्र मेरे हाथ में है जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर के मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। बस्तर, बीजापुर, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर पत्र है 3/3/2019 का, जिसमें 79 करोड़ 82 लाख रुपीस सीएसआर मद में जारी किया गया है कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर। तो क्या सिर्फ कलेक्टरों को बंदरबाट की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है या पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से बनी आ रही है? इस पर मैं जवाब जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि राज्य सरकार के पास में जो बोर्ड है हमारे, उसमें अगर कंपनी पैसा जमा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे
कलेक्टर के माध्यम से या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करके उसका उपयोग करेंगे। बाकी अभी तो अपने को अधिकारी नहीं है, तो अब उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो पत्राचार के दृष्टांत का अभाव सरकार के पास, उसको पूर्ण किया जाए। कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वो जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट तौर पर हर साल के अप्रैल में हमें राय ले और तब राशि वितरित सुनिश्चित की जाए। ये व्यवस्था अगर माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी देना चाहेंगे क्या? पहले अपने को अधिकार मिल जाए तो उसके बाद में फिर गठन करेंगे। श्रीमती विद्यावती सिदार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ। माननीय महोदय, मेरे प्रश्न जिला रायगढ़ से दिया गया है। अनुदान संबंध में माननीय मंत्री जी उत्तर आ गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वसृजन योजना, रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न योजना अंतर्गत मेरे रायगढ़ जिला के एवं मेरे विधानसभा क्षेत्र के कितने आवेदक आवेदन प्राप्त स्वरोजगार के तहत ऋण हेतु प्राप्त हुए हैं, मैं इनका जानकारी चाहती हूँ। मेरे एवं मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्वरोजगार के ऋण हेतु प्राप्त हुए कितने आवेदकों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है, कितने लंबित हैं, लंबित आवेदकों को कब तक शासन की इन योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जाएगी, संबंध में बताने की कृपा करेंगे। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं उनको पूरा सूची में उपलब्ध करा दिया गया है। अगर पढ़ के बताने का अनुमति होगा तो पढ़ के बता देता हूँ। उनको पूरा सूची उपलब्ध कराया गया है जो पूछ रहे हैं उसका। सूची उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिए, बोल रहे हैं मंत्री जी। और आगे प्रश्न कर लीजिए, अगला प्रश्न कर लीजिए सिद्धार्थ जी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए फिर से उस प्रश्न का जवाब चाहती हूँ। क्या है, जितने भी सूची हैं उसमें आपका सही नहीं दिया गया है, इसीलिए मैं उसमें फिर से आपको प्रश्न कर रही हूँ। जो सूची में दिया गया है, अगर उसमें क्या चीज़ कमी लग रहा है उसको बताएंगे तो उसका जवाब दूंगा मैं। इसमें सवाल यही है अध्यक्ष महोदय कि जितने स्वीकृत हो गए तो इसकी कोई बात नहीं है, जो लंबित है वो कब तक पूरा कर देंगे और कितने हैं, ये स्पेसिफिक प्रश्न है उनका। लंबित है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, उसका भी सूची दिया गया है और जो लंबित प्रकरण है हम 1 महीने के अंदर उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, ये जवाब अब आपका संतुष्टि है ना? ठीक है, 1 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे, मंत्री जी का कहना है। श्री राम कुमार टोपो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उप मुख्यमंत्री गृह विभाग से है और वो उपस्थित नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसका उत्तर कौन देंगे अध्यक्ष महोदय? मैं दूंगा। मंत्री जी अधिकृत हैं जी, तो वो जवाब देने के लिए सक्षम हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी मांगी थी कि सरगुजा जिले में पिछले 3 वर्ष 2021, 22 और 23 में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती और मानव तस्करी जैसे कितने मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मैं केवल स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहूँगा कि 2022 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के कितने मामले प्रकरण दर्ज हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरगुजा जिला में पिछले 3 सालों का विभिन्न अपराधों के बारे में इन्होंने जानकारी चाही थी। जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
और स्पेसिफिक रूप से उन्होंने मणिपुर थाने के अपराध के बारे में उन्होंने पूछा है। चूँकि एक एक अपराध की जानकारी यहाँ ला पाना संभव नहीं है, परंतु किसी स्पेसिफिक उस घटना के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो बताइए। कितने अपराध दर्ज हुए, ऐसा प्रश्न है इनका। सिर्फ संख्या बता सकते हैं तो अच्छा होगा जी। हाँ, वही पूछे, संख्या बता सकते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने जिलावार पूछा था माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे थानावार मणिपुर की जानकारी आप बाद में उपलब्ध करा देंगे, विधायक जी को उपलब्ध करा देंगे। यदि उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। और प्रश्न करिए। जी जी, अभी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता के प्रश्न आएंगे। ये सवाल पूछने का उद्देश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर है, जो कि मैं इसको सदन के सामने रखना चाहूँगा। ये मणिपुर थाना क्षेत्र का एक FIR हुआ है, जिसमें FIR संख्या 04-10-22/5/2022 को ये दर्ज हुआ था अध्यक्ष महोदय। इसमें एक नाबालिग महिला का हत्या करके नग्न अवस्था में सिर्फ थाना से 100 मीटर दूर पर मार के फेंक दिया जाता है। मीडिया और वहाँ उपस्थित लोग ये सारे उस मौके हालात को, वारदात को देखते हैं। लड़की का शरीर को सिगरेट से जला गया था अध्यक्ष महोदय, जगह जगह पे, और मीडिया तक ये चीख चीख कर कहती है कि ये सामूहिक बलात्कार जैसी घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है, जो पुलिस द्वारा बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है जिसमें वो तमाम चीज़ों को छुपाया गया है। और ऐसा लगता है कि ये पंचनामा एक बंद कमरे में बनाया गया है अध्यक्ष महोदय, मौके वारदात पर नहीं बनाया गया है। इसके भर भर के सबूत छोड़े गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये कैसा पंचनामा है जिसमें एक दिशा, उस मृत शरीर के दिशा तक को ठीक से नहीं दर्शाया गया है। कहता है कि उस मृत शरीर का सिर उत्तर दिशा में है और पैर, कहता है उत्तर दिशा में है तो पैर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जो कि फोटो के वास्तविक स्थिति के अनुसार से। लेकिन पैर पश्चिम दिशा की ओर कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय? इसका मतलब शरीर टूटा हुआ था। इस तरीके से तमाम चीजें जो दर्शित हैं इस कागजात में, वो सारी चीजें संदिग्ध दर्शाती हैं। तो इस पे क्या कहेंगे अध्यक्ष? सिर एक दिशा में है और पैर एकदम उल्टी दिशा में कैसे जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्होंने जिस चिंता को व्यक्त किया है वो पूरे समाज के लिए संज्ञान लेने का भी विषय है और सरकार के लिए भी। वैसे इस पूरी घटना की जांच जो IG रेंज स्तर पर विशेष अनुसंधान की टीम बनाकर इस पर जांच चल रही महोदय, और विशेष रूप से इस घटना को माननीय सदस्य ने कहा है तो उसको विस्तृत रूप से उसको दिखवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घटना को 2022 की है और ये 2 साल होने को है, तो एक कैसा जांच है कि 302 धारा लगाकर इस मामले को बंद किया गया है, जबकि सारे सबूत और बयान बलात्कार की तरफ इशारा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसमें बड़ी बात यह है कि मृत शरीर को 11-11:30 बजे पुलिस को पता चलता है और 2 बजे दोपहर में उस परिवार का पता चल जाता है कि ये किस संबंधित परिवार का है। लेकिन फिर भी अज्ञात नामों से शव परीक्षण के लिए भेजा जाता है और 3 बजे तक वो परिवार वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन उपस्थित होने पर उन्हें थाना द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि शव को फ्रीज में रखवाया गया है, कानूनी प्रक्रिया पूरे किए जाएं, उसके बाद शव परीक्षण होगा। और ऐसे करके 9 बजे तक उसे बैठाया जाता है थाना में, और जब बैठाने के बाद रात हो जाती है तो उन परिवार को थाना द्वारा ये कहा जाता है अधिकारियों द्वारा कि अभी तो रात हो गया है, सुबह शव परीक्षण होगा, आप उपस्थित हो जाना। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो समय दर्शाया गया है अध्यक्ष महोदय, दोपहर के 3:10 में शव परीक्षण शुरू हो गया था। तो ऐसे क्या मजबूरी थी कि उन परिवार को झूठ बोला गया अध्यक्ष महोदय? मैं ये जानना चाहूंगा। ये विषय बहुत बड़ी जांच का विषय है अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े संरक्षण से इस केस को दबाया गया है और ये बहुत बड़े जांच का विषय है। इसलिए मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसकी CBI जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटना निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत के लिए भी और
पूरे प्रदेश के लिए भी काकरो कुकरी चोर हो जाए तब बोल सी भाई जांच करो। एक समाज को संदेश देने की ये घटना है। इस घटना की निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और मैं सदन में घोषणा करता हूं कि इसको आईजी रैंक के बड़े अधिकारियों का दल बनाकर फिर से जांच कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य ने एक लड़की की हत्या को कुकरी से तुलना करने की कोशिश की है। मैं इसका घोर आपत्ति करता हूं अध्यक्ष महोदय, और ये केवल और केवल एक आईजी रैंक के अधिकारी का जांच का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर होता तो आज तक ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अध्यक्ष महोदय। ये केवल हत्या का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा एक चैनल है जिसमें 6 दर की लड़कियों को काम करने के बहाने ले जाया जाता है और किसी दूसरे दिशा में ढकेला जाता है। इसलिए मैं इसको स्पेसिफिक जांच की मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस गंभीरता से देखा जाए इस विषय को अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है। इसमें निष्पक्ष जांच होगा और जो भी दोषी होंगे टीम बनाकर जांच कराएंगे। कोई भी आंदोलन चला थे सातराम यादव और वो सिर की दिशा का भी जांच करवा दीजिएगा। सीबीआई जांच करा, ईडी सीडी कागज तो सब जांच करा ना भाई ओकरो। वो इस घटना में माननीय अध्यक्ष महोदय, दक्षिण में तो पैर पश्चिम में कैसा है इसकी भी जांच जरूर डलवा। हमारी सरकार की जो पुलिस है वो निष्पक्ष जांच करेगी। हमको अपने पुलिस पर भरोसा है। आईजी रैंक के अधिकारियों का दल बनाकर श्री लता हुसैन सुशांत शुक्ला जी प्रश्न करेंगे। वो कोंडा गांव में के अंतर्गत 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्यों और उसकी अपूर्णता और गुणवत्ता के विषय पर है। जो परिशिष्ट इसमें संलग्न किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 4 कार्य दिखाए गए हैं। परिशिष्ट 5 में NH 43 बोरगांव से पांडे 8 गांव, अनंतपुर से अंका कोना पहुंच मार्ग, बरकई से बालदोरिया पहुंच मार्ग, हीरापुर से फरदा पदर सड़क निर्माण, राधना फरसगांव मुख्य मार्ग से सोड़ निर्माण तितना पहुंच मार्ग। इस पर पूरक प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि संबंधित सड़क को 1.5 साल हो गए स्वीकृत हुए और आज दिनांक तक पूर्ण नहीं है और इस पर गुणवत्ता की भी शिकायत है। परंतु प्रश्न के जवाब में जो मंत्री जी का जवाब आया है उसमें शिकायतों का कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ परिशिष्ट 5 में आवंटन राशि और नाम दे के उसको इतिश्री कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत संबंधी कोई शिकायत अभी हमारे पास नहीं आई है। माननीय सदस्य के पास अगर कोई शिकायत की ऐसी बात हो तो बता दें, उस पर जांच कराई जाएगी। और जहां तक ये समय सीमा की बात है तो अभी समय सीमा 16 अप्रैल तक की अवधि है माननीय अध्यक्ष महोदय, और जब तक अवधि पूरी नहीं होती है किसी के ऊपर न हम नोटिस दे सकते हैं न कार्रवाई कर सकते हैं। अभी समय सीमा के अंदर कार्य चल रहा है और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरक प्रश्न है। जो परिशिष्ट संलग्न किया गया है उसमें अनुबंध की समय सीमा और अनुबंध किए जाने के दिनांक का उल्लेख नहीं है, तो आज जवाब अपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कार्य पूर्णता की तिथि बता दी गई है। अगर उनको अनुबंध की तिथि और अनुबंध क्रमांक भी चाहिए तो वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री दलेश्वर साहू जी, श्री मोतीलाल साहू, श्री राम कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी ला ये पूछे हों कि चंदरपुर विधानसभा के में जत का जो पावर प्लांट है जेमा गरीब आदमी मन मजदूरी करते अपन घर के चलाए बर, ओ मन के कब कब जांच करीन और अतके दिन में वहाँ कोई शिकायत मिलिस कि मिलिस और जांच करे गिन हुई तो का मन ला मिले है। मैं माननीय मंत्री जी के नहीं पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा 16 निरीक्षण किए गए। वर्षवार 2021-22 में कारखाना अधिनियम के तहत 3 और अन्य अधिनियम के तहत 5 जाँच हुई। 2022 और 23 में 4 कारखाना अधिनियम के तहत और अन्य अधिनियम के तहत 6 जाँच हुई। 2023-24
6/2/2024 तक 4 और 1 ऐसे मिला के 5/16 जांच हुए और सभी में जो अनियमितताएं पाई गई उसमें कार्रवाई की गई है। अगर सदस्य को और कोई जानकारी होगा तो उसको व्यक्तिगत बता दें, उनको पूरा उपलब्ध हम करा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब आदमी मन के गरीबी के फायदा उठाए जाते, वो मन कहीं 12-12 घंटा ड्यूटी ले जाते और ठेकेदार मन का करते, अगर कोई गरीब आदमी आवाज उठाते कि मोला जानवर भैंसागर वाला 4 घंटा ड्यूटी कराए के बाद मोला आराम कराए जाते, लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गई है कि गरीब आदमी अपन घर के पेट चलाए पर 12 घंटा ड्यूटी करे मजबूर हो जाते। अगर कोई व्यक्ति वहाँ आवाज उठाते, बोला ठेकेदार मन बोला बंद करके ओकर जगह में दूसरा ले जाते। आप विधानसभा सत्र के पहले मैं मोर क्षेत्र में आंदोलन करे हैं, ये बात के मैं शिकायत करे हैं और जे मन आवाज उठाई मोर संग में चलीस वो 5-10 आदमी मला नेता करके बंद कर देगी। माननीय मंत्री जी, आप गरीब के नेता, गरीब के मंत्री हैं, आप मैं चाहता हूं कि वहां जांच करिए का अभी भी सिक्योरिटी गार्ड में 12 घंटे ड्यूटी ले जाते। मैं आपके द्वारा जो शिकायत हो है, जो मैं ज्ञापन सौंपे है, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय सदस्य महोदय, आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि इस तरह से श्रमिकों के साथ में अन्याय हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका हम कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार जांच कराएंगे उसका। मैं कहना चाहता सभा अध्यक्ष महोदय, चूंकि देखा यह सदन है, ये सदन के ही तो खूबसूरती है, सब भाषण देते हम गरीब के लिए हम लड़बो, गरीब के लड़बो। आपके जयकारा हो जाही कि जो पावर प्लांट है यही के बात नहीं, प्रदेश में आप जांच करा दो, 12 घंटा ड्यूटी झल 8 घंटा तुम्हारा धन्य हो जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता पूरा प्रदेश में। बिल्कुल सही, जांच करा देंगे। किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? क्योंकि यदि वही इंस्पेक्टर लोग जांच कराएंगे तो उसी की शिकायत है, तो किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? जैसे हमारे सब श्रमिक इंस्पेक्टर हैं, उससे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके ऊपर अधिकारियों से जांच वो कराएंगे। इंस्पेक्टर मन तो खाली डीजल खर्चा करते साहब, कोई बड़का अधिकारी का नहीं करा ना, तो बैठे साहब मन बड़े बड़े फोल्डिंग धर के कलम धर के पढ़े ज्ञानी बड़े साहब मतलब भेज को चिंता मत कमिश्नर स्तर के कराएंगे, सचिव स्तर के अधिकारी जांच कराएंगे, ये बताइए ना किस स्तर के अधिकारी जांच कराएंगे? ऐसा भेद उचित स्तर से जांच कराएंगे ताकि उचित स्तर में कौन सा कमिश्नर, लेबर कमिश्नर से कराएंगे, सेक्रेटरी कराएंगे, किस स्तर पे अधिकारी? जरूरत पड़ेगा तो लेबर कमिश्नर भी जाएगा। बोल ही रहे ना, वो खुद लेके गए। जी 12-12 घंटा काम करा रहे हैं और उसको शिकायत करने पर उसको निकाल दिया गया। पहली बात तो निकाला गया, उसको वापस कराएं, और दूसरा किस स्तर के अधिकारी जांच कराएं, ये बता दें। श्रम अधिकारी के दल गठित करके जांच कराएंगे। ठीक, धन्यवाद। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रमिकों के पंजीयन के नवीनीकरण के आवेदन कितने प्राप्त हुए, ये मेरा क्वेश्चन था अध्यक्ष महोदय जी। जिसका जवाब आया है अध्यक्ष महोदय जी, उसका तो पूरा उत्तर ही गलत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पूरे जिला का मांग किया था, जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो इसमें जिला में दिया है 2526 आवेदन प्राप्त हुआ। पंजीकृत श्रमिक का 995 पंजीकृत हुए हैं और लंबित आवेदन में सभा अध्यक्ष महोदय जी 0 कर दिए हैं। ऐसे ही पूरे, चाहे गुंडरदही की बात करूं, गुरूर का, डोंडी लोहारा, बालोद, ये पूरे जगह के आंसर में पूरा 0 दे दिया है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं इसमें सवाल क्या करूं? ये तो अधिकारी लोग इसको पूरा 0 करके दे दिए हैं, तो इसमें सवाल तो बनता ही नहीं है। जबकि लंबित होता है, जैसे गुरूर का ही मैं लूँ अध्यक्ष महोदय जी, तो 9 से 12 पंजीयन प्राप्त हुए आवेदन, श्रमिक पंजीयन संख्या 320, तो 502 पेंडिंग है अध्यक्ष महोदय जी, और इसमें उत्तर में इसको 0 ला दिए। तो अध्यक्ष महोदय जी, विभाग द्वारा जो गलत जानकारी दे रहे हैं उसका मैं क्या करूं? क्या अधिकारियों पे आप कार्रवाई करेंगे? ये एक ही बार का नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, ये पिछले बार भी मेरा क्वेश्चन लगा था, उसमें भी पूरे 0 करके दे दिए थे। तो इतना गंभीरता से लेना चाहिए, विधानसभा का क्वेश्चन है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रही हूँ, जिला की बात कर रही हूँ, बालोद जिला के, और पूरे आंसर में यहाँ पे देख लीजिए अध्यक्ष महोदय जी, पूरे 0 करके ले दिए हैं। और यहाँ पे लंबित बहुत सारे 502 हैं, 1531 है, अगर जिला की बात करूँ तो 1531 है। तो जब बालोद जिला की बात कर रही हूँ तो ये हाल है, तो पूरे जिला का क्या हाल होगा? तो इसमें मेरे को चाहिए कि क्या ये अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है 2022-23 की स्थिति में पूछा गया है और अभी वर्तमान में जो लंबित होंगे उनका कार्यवाही करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। और उस समय लंबित आवेदन 0 है तो उसको 0 ही बताना पड़ेगा। अगर उनके कोई लंबित होगा, जानकारी होगा तो बता दें उनको पूरा करेंगे अध्यक्ष हम लोग। महोदय जी, अगर 2526 की बात करें तो 1531 आवेदन लंबित हैं, और अगर गुरूर का बोल रही हूँ 912 में अगर 320 का निपटारा हो चुका है तो 502, तो इतने 0 तो नहीं आ सकते अध्यक्ष महोदय जी। और इतना बड़ा जो गलती कर रहे हैं अधिकारी लोग, आपको धोखे में रख रहे हैं, 0 ला के खत्म कर दिए हैं, ये तो बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय जी। ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गंभीर मामला है, श्रमिक लोगों के लिए गंभीर मामला है। इसमें क्या अधिकारियों पे कार्रवाई किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लंबित आवेदन नहीं है और 0 है तो अधिकारी को क्या कार्रवाई करेंगे? अधिकारियों को शाबाशी देंगे हम कि काम पूरा किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इतने काम हुए हैं तो बाकी कहाँ गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, किस लिए रोका गया है? श्रमिकों का किस लिए उनको रोका गया है? क्या कारण है? चलो कारण है, ठीक है, इसमें इतना बता दिया जाता, जितना अंतर उसमें यहाँ पे शो तो कर देते हैं कितने लंबित है, यहाँ तो 0 करके दे दिए आपको। आवेदन लंबित नहीं है। अगर आपको व्यक्तिगत कोई जानकारी होगा और गलत दिए हैं तो उसका नाम पता सहित बता दीजिए, तो उसका पूरा करेंगे। जो ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं कि लंबित हैं, तो इसमें आप बता देंगे कि कितने आवेदन आपके लंबित हैं? मेरे को जिला का ही बता देंगे आज की डेट तक। आवेदन अभी लंबित नहीं है हमारे पास, जो वहाँ पर आवेदन करते हैं आवेदन लंबित नहीं है। और आपको अगर कोई जानकारी है कि इसका लंबित है और हम लोग गलत जानकारी दें तो उनको बता दें कि इनका लंबित है, आपने गलत जानकारी दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, फॉर्म भरने में किसी ने त्रुटि किया होता है तो उसका फॉर्म जरूर निरस्त होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर कोई श्रमिक किसी कारणवश लंबित है, उनका जो कोई भी कारण है, उनको घुमाया जा रहा है, गोल गोल घूम रहे हैं, उन लोग आवेदन लेके आपके पास आ रहे हैं, ऑनलाइन करवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आवेदन को सीरियसली ढंग से नहीं लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय जी। उसके लिए हर श्रमिक गोल गोल घूमते रहते हैं, ऑनलाइन करा के फिर उनके पास जाते हैं, तो उसको तुरंत के तुरंत इसको या तो आदेश कीजिए, जितने लंबित हैं उसको तुरंत उसमें कार्रवाई करके उनसे चलिए लंबित हो तो कार्रवाई कराइए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद कौशिक जी, धन्यवाद अध्यक्ष। आपको अंदाज नहीं था कि आपका प्रश्न आएगा? तैयारी नहीं थी आपकी? नहीं था कि आएगा करके, तैयारी नहीं थी आपकी? प्रश्न काल में नहीं, तैयारी तो चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तैयारी तो ऐसा है कि बाकी प्रश्नों को भी पढ़ के आओ। चलिए साहब। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि बिलासपुर और मुंगेली प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क जो स्वीकृत हुए हैं, बता रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में है। 21 से मैंने प्रश्न किया है, तो टेंडर की प्रक्रिया में है, तो टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी? ये मंत्री जी थोड़ा जवाब चलिए बता दीजिए भाई, जिससे काम चालू हो जाए। टेंडर की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर के निश्चित समय सीमा होते हैं और उसके प्रक्रिया के तहत जो निश्चित समय सीमा है उसके तहत पूर्ण कर ली जाएगी। चलिए सर। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत इतनी खराब है, ले दे करके कुछ स्वीकृत हुए हैं और स्वीकृत होने के बाद में यदि प्रक्रिया में चलती रहेगी तो गांव वाले इतने नाराज हैं सड़कों को लेकर के। तो मंत्री जी, अब वो टेंडर प्रक्रिया विस्तृत नहीं है और चलती नहीं रहेगी। जब राशि स्वीकृत हो गए, टेंडर में आ गए, टेंडर के बाद में 1 होगा 2 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में काम शुरू हो जाए, तो उसकी कुछ समय सीमा बताएंगे? चलिए समय सीमा बता दीजिए। उसको शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे टेंडर का समय नहीं, 1 मिनट, समय से पहले टेंडर खोल नहीं सकते। जैसे ही उसका समय टेंडर खोलने का होगा
वो तत्काल में उसको एग्रीमेंट करा के काम को चालू कराएंगे। चलिए, प्राथमिकता से करिए। और कोई प्रश्न? मंत्री जी, इसमें कुछ निरंक दिया हुआ है जो आपके मुंगेली जिले का है, मुख्यमंत्री सड़क का। तो जो राशि मिली है और उसके बाद निरंक दिया हुआ है, तो उसकी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, नहीं हुई है? थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आप बताएंगे, जानकारी देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 कार्य अभी निरंक बताए गए हैं, वो चालू नहीं है। उसमें सड़क का नाम मैं भी बता रहा हूँ। ये खैरवार नहर से 100 बेड अस्पताल पहुंच मार्ग और पंडोपारा से कोसमतरा, ये दोनों निविदा के प्रक्रियाधीन है माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसको जल्द प्रारंभ करेंगे। और इनके पहले क्वेश्चन में जो है उसको हम 1 हफ्ते के अंदर आपकी काम चालू करा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया हो गई है। आपने बहुत कठिन सवाल पूछा, उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया। मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रश्न लगने के बाद काम शुरू हो जाएंगे, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं मैं। दूसरे विभाग के संभाल रहे हैं और उस दूसरे विभाग का उत्तर देने में भी स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दिया, इसके लिए मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और अब आप संतुष्ट होकर बैठ जाइए। धर्मजीत सिंह। मौले जी का भी क्षेत्र का मामला नहीं, ये है वो काम हम दोनों मंत्री जी से बता। 1 मिनट, मोले जी कुछ पूछ रहे हैं। एक तरफ मोले जी का, एक तरफ धर्मजीत जी का क्षेत्र। मोले जी कुछ पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जिसने कहा निरंक है और काम हम कराएंगे, वो काम शुरू हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, धर्मजीत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा हूँ कि 10 साल में तखतपुर विधानसभा में कुल कितनी सड़कें आरईएस ने बनाया है? 10 साल में 10 सड़क इन लोगों ने बनाया और अभी 3 सड़क का काम चल रहा है। परिशिष्ट में जो जवाब इन्होंने दिया है मंत्री जी, उसमें 3 सड़क 23 में स्वीकृत हुआ है, 22-23 में डीएमएफ मत से 30 लाख, उसी तरह से डीएमएफ मत से 22-23 में हुआ है 18 लाख, और वही 22-23 में डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण जरेली डीएमएफ मत से 30 लाख। और तीनों ही काम में आपने रिमार्क दिया है मुरुम बिछाई कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, सामग्री एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर, और आपने ये भी कहा है निर्माणाधीन समानुपातिक प्रगति के संबंध में ठेकेदार को 29/9/23 को नोटिस। वही बात लिखे हैं आप दूसरे सड़क में 29/9/2023 को नोटिस, कारण बताओ नोटिस, और तीसरा भी नोटिस। तो कुल मिला के आपके इस जवाब में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डीएमएफ मत के पैसे को इस तरीके से दे करके, और जो आपका जवाब आया है वही ये बता रहा है कि इसमें भयंकर अफरा तफरी करने का ये एक माध्यम बना हुआ है। तो मैं आपसे 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये तीनों सड़क सहित तीनों सड़क की जांच आप मेरे को आपके अधिकारी ले जा करके कराएंगे क्या? जांच कराएंगे मतलब मुझे दिखवाएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या था, क्या बनने वाला था, क्या नहीं बना 2 साल में। 30-30 लाख की सड़क अगर 2 साल में नहीं बने तो बड़ी बड़ी सड़क बनवाने के बारे में हम सोच नहीं सकते, एक। और दूसरी बात, आपने मेरे जवाब में ये बोला है कि कोई भी सड़क गड्ढा नहीं है, जर्जर नहीं है, कोई कीचड़ युक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपने मैंने क्लियरेंस दे दिया आपने 10 सड़कों का, 10 साल की सड़कों का। उन 10 सड़कों का मुझे भौतिक सत्यापन आप कार में बैठ के करेंगे और मुझे दिखवाएंगे क्या? और ये 3 सड़क को मैं देखूंगा, अगर वहाँ गड़बड़ी है तो आप उसमें जांच करवाएंगे क्या? एक बार में मेरे को सब प्रश्न का जवाब दे दीजिए, कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। 30 लाख की सड़क में एक दिन ही तीनों सड़क के लिए नोटिस दिया गया है। कोई 18 लाख 30 लाख की सड़क साहब 2 साल में नहीं बन पाए
डीएमएफ मत के पैसे का जो बंदरबांट हो रहा था, जो आरोप लगता है वो यही तो है, यही तो है मिली भगत। चलिए प्रश्न आप करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे लगता है कि इसमें प्रश्न लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। आप सम्मानित उस क्षेत्र के विधायक हैं। अगर आप 3 छोटी सड़कें हैं, अगर जाकर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिले के जो ई लेवल के अधिकारी आपको तीनों रोडों को दिखाएंगे, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है निर्माण कार्य के लिए, उससे आपसे सलाह मशवरा करके जल्द से जल्द बने, ऐसा करेंगे। इस बात के लिए 30 लाख में सड़क भी बनता है? वो 30 लाख में भी आधा बना है। आश्चर्य का विषय। मैं वही तो देखना चाहता हूँ साहब, ऐसा कौन सा सड़क है जो 30 लाख में, 18 लाख में 2 साल में बना भी नहीं? अरे ये सब चलिए जादूगर इनको दिखवा देंगे जी, निश्चित रूप से दिखवा देंगे। मैं आपकी जवाब से संतुष्ट हूँ। मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ, आप जांच कराने की घोषणा कर दिए। नहीं, बिल्कुल उसमें जांच कराएंगे। अगर वो सड़क का पैसा संपत अग्रवाल बना है तो आप जाइएगा। आनंद टाइप का सड़क बन रहा है। संपत जी अपना प्रश्न करें, रिकेश जी अपना प्रश्न करें, रिकेश सेन, श्रीमती शेषराज हरवंश जी अपना प्रश्न करें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय। आप कहाँ से आ गए? नहीं, कहीं नहीं, 20वां नंबर पे था, रिकॉर्ड बन गया आज। आप सबको भरोसा ही नहीं था कि आज प्रश्न आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जी मैं उपस्थित था। भागते हुए आते हुए प्रश्न करना ठीक नहीं है। जी जी चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूँ। उद्योग मंत्री महोदय जी बताएं कि भिलाई हथखोज जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है। लेकिन वहाँ पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं, तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में और इस प्रकार से जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों पे कब्जा चल रहा है और हमको नए लोगों को जो एमओयू हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे? और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पे जो कब्जा किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि उद्योग की ज़मीन में बेजा कब्जा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको बेदखली का कार्रवाई करेंगे। अगर ज़मीन में कब्जा हो रहा है तो मुझे इसका जानकारी नहीं था कि कब्जा हो रहा है करके, बाकी बताएं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। चलिए आप बताएं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये चिंता करने वाला विषय है। इस पूरे विषय पे सिर्फ ये कह देना कि कब्जे को हटाएंगे या देख लेंगे या कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 एकड़ से ज्यादा जगहों पे अलग अलग लोगों ने कब्जा किया है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी वहाँ पे उद्योग की जमीन किसी को मिल नहीं पा रही है और जो लोगों को रोजगार मिलेगा उस उद्योग की जमीन से, लोग वहाँ के जो युवा हैं इस बात को लेकर आशान्वित है कि हमें जो है इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा, वो रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। एक समय सीमा मुझे चाहिए। चाहते क्या हो आप? मैं चाहता हूँ उस अवैध कब्जे को हटाया जाए। उसके लिए क्या 3 महीने में आप उसकी कार्रवाई कंप्लीट करेंगे कि 2 महीने में करेंगे? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग की जमीन में अगर कब्जा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। चलिए, उसकी एक सीमा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बुलडोजर लेके जाते हो, बुलडोजर लेके चल दो। नहीं, बुलडोजर अनुमति दे दे, मैं कल चला। न प्रश्न करने वाले दिख रहे हैं, न उत्तर देने वाले मंत्री।